गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिन की दूसरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम ही चल रही है। आपके नहीं, मेरे ख्याल से किसी के भी नहीं आ रहा होगा। और अगर किसी के आ रहा है तो वो भाग्यशाली है ना। लगभग सबकी प्रॉब्लम ये है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मोस्ट प्रोबेबली किसी के पास भी नहीं आ रहा। नया अपडेट आने के बाद में बता रहे हैं, आप लोग ही बता रहे हैं कि नया नोटिफिकेशन, जब नया अपडेट आया उसके बाद में नोटिफिकेशन आने बंद हो गए। तो कोई ज़रूर नए अपडेट में कुछ ऐसी खामी रही है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन बंद हो गए। तो नया फिर से एक नया अपडेट आएगा जिससे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से हो सकता है कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, फुलचंद कह रहा है मेरे आ रहे हैं। ठीक है फुलचंद, तुम भाग्यशाली हो। तो नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। अब एक काम कर सकते हैं, अभी हम उसी पे बात कर रहे थे कि एक काम कर सकते हैं कि भाई नोटिफिकेशन तो देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो तो जैसे सॉर्ट आउट होगी होगी। हम ये कर सकते हैं कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्लास का जो टाइमिंग है वो शेड्यूल कर दें कि भाई क्लास इस टाइम पर रहेगी। तो आप टेलीग्राम चेक कर लें, जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, है ना, जो ग्रुप है उसके अंदर हम टाइमिंग डाल दें कि आज इतने 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 बजे ये वाली क्लास है। फिर आप वहाँ से देख लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो जब सॉर्ट आउट होगी सो होगी। तो है ना, फिर भी एक चीज़ रहती है, टेक्निकल चीज़ें हमेशा रहती है, ये एसएमएस वाली है या ये नोटिफिकेशन वाली चीज़ें। ये कई बार तो क्या होता है, कुछ डिले हो जाती है। कई बार ये होता है क्लास स्टार्ट होने के बाद नोटिफिकेशन जा रहा होता है कई के पास, कई के पास क्लास खत्म होने का नोटिफिकेशन जा रहा होता है। कई बार हम भी देते हैं, हम भी जब क्लास ले रहे होते हैं, क्लास को जब लाइव करते हैं उस समय नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली क्लास ले ली। क्लास ले ली कहाँ, क्लास तो शुरू की है अभी। तो नोटिफिकेशन वाला ये झंझट रहता ही है टेक्निकल वाला, कि भाई नोटिफिकेशन कभी बाद में जा रहा है, कभी पहले जा रहा है। तो इससे बेहतर ये रहेगा, फिर हम ये कर सकते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल पे हम एक टाइमिंग जो है वो डाल दें, जो व्हाट्सअप चैनल आप लोगों ने बना रखे हैं आशीष वाला, उस पर डाल दें कि भाई ये टाइम पे क्लास है। तो आप लोगों को तक इन्फॉर्मेशन ही पहुंचानी है, तो आपको इन्फॉर्म हो जाएंगे कि इतने बजे क्लास है। ये किया जा सकता है ना। तो ये ट्राई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, व्हाट्सअप जो है उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा। आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, क्लास की सूचना मिल जाएगी, क्लास कितने बजे है। ठीक है ना, आ जाओ। तो हम कर रहे थे, कल लास्ट हमने किया था चक्रीय, चक्र बना रहे थे हम। प्रतिबंधित क्रम चेक करते हुए हम चक्र तक आ गए थे। ठीक है, अभी चक्र पे थोड़े से सवाल कर लेते हैं जिससे कहानी समझ में आ जाए। एक दो सवाल डाल लेते हैं। तो वो देख लेते हैं, वही ठीक रहेगा, फिर व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। और पता नहीं, मुझे ये लगता है कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है ना, ये ऐप वाला, ये रिलायबल नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे, क्योंकि अभी तक इतना साल हो गए इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए, मुझे लग रहा है ये कोई प्रॉब्लम, ये अगर मैं ये सोचूं कि सिर्फ ऐप में ही प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है। ये लगभग लगभग सब जगह प्रॉब्लम है। आप बैंक में ट्राई कर लीजिए, बैंक में तो पैसा कट रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन को भी आप देख लीजिए।
पैसा कब आ रहा होता है, कब मैसेज आता है, कटता कब है, मैसेज कब आ रहा होता है, तो वो सब में ही डिले है। और सब में डिले इसलिए कि एक बहुत बड़ा जो है ना साइज आ गया है। अब जैसे मान लो मेरे स्टूडेंट भी है, किसी और ऐप के भी स्टूडेंट होंगे, उनके भी स्टूडेंट होंगे, तो वो जो इतना सारा आ जाता है, बल्क में जो आ जाता है, तो फिर वो नोटिफिकेशन वो क्यू में लाइन में सेट हो जाते हैं, तो जो पहले सेट किया उसका पहले चला जाता है, बाद वाले का बाद में जा रहा होता है, तो उसमें डिले हो जाता है। तो शायद मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम को वो कहते हैं कि हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं कि इसमें कोई दम है सुनने वाले में, क्योंकि अगर थोड़ा सा टेक्निकली चीजें समझे तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि नेटवर्क तो वही है ना। एक ही नेटवर्क पे अगर आप मान लो 1 लाख मैसेजेस जा रहे हैं, तो वो अफेक्ट तो होंगे ही होंगे, कुछ तो डिले होंगे ही होंगे। जैसे बैंकों में डिले होते हैं, तो बैंक में हर आदमी हर सेकंड आप देखें तो हर सेकंड लाखों लोग पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो लाखों मैसेज पर सेकंड भेजने हैं, तो इतना आसान भी नहीं होता होगा। और होता भी है तो क्यू तो बना के सेट करते होंगे ना, पहले इसका जाएगा, फिर इसका जाएगा, फिर इसका जाएगा। और हर किसी में अगर आप मिली सेकंड का भी डिले मानते हैं, तो लास्ट वाले व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 मिनट तो लेट मैसेज जाएगा ही जाएगा, वो तो होना ही होना है। आता है क्या? चलो बढ़िया। फिर तो जो हमारी कंपनी है, टेक्निकल हमारे जो सपोर्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फिर अच्छा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे लगा कि भैया शायद इसमें दम है नहीं बात में, कि वो कह दे कि टेक्निकल हम नोटिफिकेशन साथ में भेज देंगे, क्योंकि मेरे पास तो हमेशा नोटिफिकेशन लेट ही आता है। मेरे पास खुद ही मैं क्लास खत्म कर देता हूँ, उसके कई बार तो आधा घंटा बाद मेरे पास मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली क्लास ले ली है। कई बार ये होता है कि मैं यहाँ से क्लास लेके छोड़ देता हूँ, जब दोबारा क्लास लेने आता हूँ तब मैसेज आता है कि पिछली क्लास आपने अच्छे से ले ली थी। तो वो व्हाट्सएप वाला और टेलीग्राम वाला है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आज देखते हैं, अगर वो ठीक नोटिफिकेशन वाला ठीक हो जाता है तो वो भी बढ़िया बात है, और नहीं तो वो वाला तो कर ही लेंगे, वो तो हमारे जो बस की बात है वो तो हम कर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन को सुनो, कि एक समिति है, समिति का मतलब एक सोसाइटी है जिसके अंदर 11 सदस्य है, 11 सदस्य उसके मेंबर है। उस 11 सदस्यों को एक मेज के चारों ओर मतलब सर्कल में बिठाया जाता है, और बिठाने की शर्त यह है कि जो अध्यक्ष और सचिव है वो हमेशा साथ साथ बैठने चाहिए गोल मेज पे। तो बताओ कितने प्रकार से बैठ? ये सवाल शायद सैकड़ों साल पुराना है। क्लास का टाइम फ्लेक्सिबल के बजाय रिजिड कर लो, ये हो नहीं सकता ना। एक्चुअली हमारी जो क्लास होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो और कोई हो ना हो, लाइट है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है लाइट, वरना तो फिर भी। और फिर मान लो खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो तो मान लो फिर भी किसी न किसी रीसेट एडजस्ट की जा सकती है। लेकिन जो लाइट वाली प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। वो जो पावर कट होता है ना, और पावर कट का कोई रूल नहीं है। अब उनको कह देंगे एक रिजिड रूल बना दो कि भैया आप 7 से लेकर, आज नहीं काटी, आज उन्होंने लाइट नहीं काटी तो सुबह क्लास हो गई, तो वो लाइट काट लेते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो वो एक टाइम की जो प्रॉब्लम है ना वो वाला है। एक टाइम का हो कि भाई इस टाइम पे लाइट कटेगी, इस टाइम पे नहीं कटेगी, अगर वो फिक्स हो जाए तो फिर हो जाए। और लाइट उनकी भी बस की बात नहीं है, अगर पावर कट करनी हो तो ठीक है, पावर फेलियर जो होता है उसकी दिक्कत आ रही है। पावर फेलियर किया, लोड ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने पावर कट कर दी, वो दिक्कत आ रही है। वो गर्मी की वजह से, अब जैसे बारिश कल परसों आसपास में बारिश आई है, मौसम ठंडा हुआ है, जो वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हुई है, तो कम हुई है तो लाइट सप्लाई ठीक आ गई, है ना। हम तो प्रॉपर बीकानेर में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो लाइट कम काटने की कोशिश करेंगे वो लोग। शहर है तो शहर के हिसाब से कम काटेंगे। तो ये है, तो शायद लाइट अब धीरे धीरे जैसे लाइट का सेट हो जाएगा तो हमारी क्लास भी, ये वाली क्लास जो है ना, ये सुबह वाली, ये फिर सेट हो जाएगी। ठीक है ना, उसका उपाय नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर पे एसी नहीं चलता। अब जैसे ही गर्मियां जाके सर्दियां आ जाएगी ना, सर्दी आने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर हमें एसी पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। फिर एसी चले या ना चले, सर्दियां हैं, फिर हमें सिर्फ बोर्ड चलवाना है, कंप्यूटर चलवाना है और कैमरा चलवाना है, इतने से चलवाना है। ये आराम से इन्वर्टर पे चल जाते हैं, ये इन्वर्टर पे इजीली चल जाते हैं। इन्वर्टर पे एसी नहीं चलता। एसी तो ऑब्वियसली बात है 2000 वोट का होता होगा, पता नहीं कितने का, 1500 2000 का तो होता ही होगा। कोई भी इन्वर्टर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये नहीं चलता, और ये नहीं चलता तो इस कमरे में फिर रह पाना नामुमकिन है। तो क्या है आगे वापस से, 11 मेंबर है, 11 सदस्य है, और 11 सदस्य में से 2 बंदे खास है, जिसका एक को अध्यक्ष का आ गया, एक को सचिव का आ गया। इन दोनों को हमेशा साथ में बैठाना है। इन दोनों को टेबल पे जहां पे भी बिठाओ साथ में बिठाना है, गोल मेज पर बिठाना है, दोनों को साथ में बिठाना है। तो उसका अच्छा एक तरीका होता है ना, ये एक फिक्स तरीका होता है कि जब आप 2 आदमियों को साथ में बैठाना चाहते हैं या नहीं बैठाना चाहते, दोनों ही मामलों में पहले एक काम करो, दोनों को एक आदमी मान लो, दोनों को एक आदमी मान लो।
जब दोनों को एक आदमी मान लोगे तो जहां भी बिठाओगे दोनों को एक साथ बिठाओगे, जहां भी बिठाओगे दोनों को एक साथ बिठाओगे। तो अध्यक्ष को और सचिव को दोनों को पैक करके एक आदमी मान लिया, अध्यक्ष और सचिव दोनों मिक्स करके हमने इनको एक आदमी बना दिया। अब ये एक आदमी बन गए तो टोटल 11 आदमी नहीं रहे, टोटल 11 आदमी नहीं रहे, 11 आदमी की बजाय 10 आदमी हो गए, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव तो एक हो गए, अध्यक्ष और सचिव एक हो गए, तो वो एक आदमी बन गया। तो टोटल आदमी कितने हुए अब, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव को एक ही आदमी माने तो आदमी हो गए 10। तो 10 आदमियों को हमें बिठाना है, और 10 आदमियों को जब गोल मेज पर बिठाओगे तो बिठाने के तरीके होते हैं n-1। गोल मेज पर बिठाने के तरीके होते हैं n-1, n-1। पहले तो याद रखिए, 2 आदमियों को आपने एक आदमी माना है, तो 11 की बजाय 10 हो गए, क्योंकि 2 एक हो गए। तो जो 11 अलग अलग थे तो 11 थे, लेकिन वो 2 एक हो गए तो फिर वो 10 ही हुए ना, 11 तो बंदा बना ही नहीं, क्योंकि वो 10वें बंदे में दोनों आ गए। तो इस तरीके से 10 बंदे हो गए। अब 10 बंदों को गोल मेज पे बिठाओगे तो फैक्टोरियल n-1 तरीके होते हैं, तो इसके हिसाब से हो गए फैक्टोरियल 10-1, यानी फैक्टोरियल 9 तरीके से ये लोग गोल मेज के चारों तरफ बैठ सकते हैं गोल मेज पे। अगर ये गोल मेज ना होती और सीधी मेज होती तो तरीके फैक्टोरियल n होते, फिर n-1 नहीं होता। गोल में और सरल रेखा में जो फर्क है वो n-1 और फैक्टोरियल n का है, उसमें फैक्टोरियल n आते हैं, इसमें फैक्टोरियल n-1 आते हैं। तो ये फैक्टोरियल। अब रुको, अब 2 आदमियों को जिनको हमने साथ में जोड़ा था, उनको भी तो ऐसे जोड़ सकते थे ना, यूं और यूं। मतलब इधर अध्यक्ष बैठ जाता, साथ में तो बिठाना ही है, अध्यक्ष यहां बैठ जाता, सचिव यहां बैठ जाता, या सचिव यहां बैठ जाते, अध्यक्ष यहां बैठ जाते। तो इनको भी तो साथ में तो बिठाना ही है, लेकिन साथ में भी तो 2 तरीके से बिठा सकते हैं। तो 2 तरीके इस बात के कि वो दोनों आदमी दाएं बाएं बाएं दाएं बैठ सकते हैं, तो 2 इससे गुणा कर दो, तो ये 2 गुणा फैक्टोरियल 9 हो गया। ये हो गया आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये समझ, तो इन पे मेहनत खूब करनी पड़ेगी क्रमचय संचय पर। अगर कम मेहनत करोगे तो क्रमचय संचय बस ऊपर से गयो, ओ यहाँ कोई यहीं बेच जी ऊपर से, वो टिक्का को नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम आई है, जैसे समाकलन है समाकलन देख लो, प्रायिकता देख लो, क्रमचय संचय ले लो, ए बे टॉपिक है। जिका का टॉपिक पर या तो पूरी मेहनत करी जावे, और या फिर मानो ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ निकाल दो। पेपर में भाग्य साथ देसी तो आज से नहीं आसी तो कोई बात को नहीं, अन मत तो सीरियसली कौन पढ़ देखो हुए ना, एक तरीका हुआ है अपने, क्योंकि ये वो टॉपिक है अन अधूरापन से या अधूरा मन से ध्यान कवर कौन कर सको, या पूरी जान खासी, या तो पूरी जान दो, और नहीं दो तो थोड़ा बहुत सवाल देख लियो, फिर ठीक है बिया का पेपर में आ गया तो निपटा लिया, नहीं तो और गणित घनी पड़ी है भी पर ध्यान देशा। तो इस टाइप से थे निकाल सको दोनों में से कोई तरीको अपनाकर। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर चेंज करके आता और ये आता कि दोनों व्यक्ति साथ न बैठे, अध्यक्ष और सचिव साथ में न बैठने के कितने तरीके होंगे? गोल मेज पर अध्यक्ष और सचिव साथ न बैठे, इसके कितने तरीके होंगे? अध्यक्ष और सचिव साथ में ना बैठे, 11-1 नहीं, 11-1 नहीं, 11-1 नहीं। ये देखो ये है इनके, ये मान लो ये 11 आदमी, ये है A1 A2 A3 A4 A5 A6, 11-A7 A8 A9 A10 और A11। आपने यहां क्या किया, आपने यहां पे 2 आदमियों को एक आदमी मान लिया, 2 आदमी को एक आदमी मानते ही अब आपकी संख्या दोबारा से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपका एन कितना हुआ? आपका एन हुआ 10, आपका एन कितना हुआ 10, है ना। वो दोनों आपने एक मान लिए, वो दोनों तो आपने एक बना दिए, तो अब एक आदमी हो गया, वो तो जहां बैठेगा वो एक बैठेगा, वो जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे, तो ये 10 आदमी हो गए। अब एन का मान हो गया 10, और फिर 10 को बिठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये हो गया फैक्टोरियल 10-1 यानी फैक्टोरियल 9। फिर वो जो 2 आदमी आपने चिपकाए थे, वो 2 आदमियों को भी आप 2 बार कर सकते हैं, तो 2 से उससे गुणा कर दिया, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ये बताओ कि दोनों आदमी, ये जो अध्यक्ष और सचिव है, ये साथ में न बैठे, इसके कितने तरीके हैं? ये दोनों साथ में ना बैठे, उसके तरीकों की संख्या कितनी होगी?
दोनों साथ में न बैठे, इसके तरीके कितने होंगे? शाबाश फूलचंद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी थे, फिर से गलती करे था, यहाँ कहीं करो यार, तो गिनती में इतनी गलती क्या करो भाई। जब टोटल बनाओगे तो फिर 10 कैसे हुए? टोटल तो 11 हुए ना। अब तो वो शर्त लागू ही नहीं हो रही साथ में बिठाने वाली। अब 10 कैसे हुए? अब तो 11 ही हुए। अब तो सब अलग अलग हुए, 11 के 11। जब मैं कह रहा हूं टोटल, अगर कुल बना रहे हो तो उसका मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग गिनना है। तो कुल तरीके कितने हुए? कुल तरीके हुए आपके पास 11 माइनस 1, यानी फैक्टोरियल 10। गोल मेज पे बिठाने के कुल तरीके कितने हुए? फैक्टोरियल 10 तरीके हुए। क्योंकि उस समय तो जब कुल तरीके बात करें, कुल तरीके का मतलब है आप कोई शर्त नहीं लगा रहे हो कि ये दो साथ में बैठे, वो नहीं बैठे, वो नहीं बैठे। आप कह रहे हो टोटल बताओ कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे। तो टोटल के लिए आपका एन कितना हुआ? टोटल के लिए आपका एन कितना हुआ? 11। क्योंकि अब कोई शर्त नहीं है। देखो टोटल जब आप बोलते हो इसका मतलब कोई शर्त नहीं लगा रहे हो आप फ्री छोड़ रहे हो। जितने बन सकते हैं बनाओ, सारे सारे बनाओ, सारे बनाओ। शर्त तो लगाई नहीं। एक तो आप टोटल बोल रहे हो, फिर आप कह रहे हो शर्त लगा रहा हूँ। शर्त कहाँ है? शर्त में टोटल कैसे आता है? टोटल का मतलब कोई शर्त नहीं है। जितने बन सकते हैं सब बनाओ। अध्यक्ष को कहीं बैठाओ, सचिव को कहीं बैठाओ, टोटल बनाओ। तो टोटल हो गए फैक्टोरियल 10। अब साथ में बैठने के तरीके ये रहे, टोटल ये रहे, दोनों को घटा दो। साथ में न बैठने के, अध्यक्ष एवं सचिव के साथ न बैठने के तरीके। फैक्टोरियल 10 माइनस 2 गुणा फैक्टोरियल 9। 10 बाहर, ये हो गया 9। फैक्टोरियल 9 कॉमन, 10 माइनस 2, 8 गुणा फैक्टोरियल 9। 8 गुणा फैक्टोरियल 9। 8 गुणा फैक्टोरियल 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। चार लड़कों को एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ 4 विभिन्न रंगों की कुर्सियों पर बिठाना है। 4 कुर्सियां अलग अलग कलर की है। कुर्सियों के कलर अलग अलग प्रकार के, 4 कलर है कुर्सियों के। अब बताओ कि कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, उनको वर्ताकार मेज पर बिठाना है। और जिन कुर्सियों पर बिठाना है वो कुर्सियां भी कलरमय है, रंगमय है। कुर्सियों के भी कलर है। सोचो, कुर्सियां भी कलरमय है, रंगमय है कलर। गोल मेज पर भी बिठाओ और फिर उनको अच्छी अच्छी कुर्सियां भी दो। एक जैसे 4 कलर है, मतलब लाल है, हरा है, पीला है, नीला है। तो पहले तो उनको बिठा दो कि भैया बैठ जाओ, एक बार तो एक बार बैठ जाओ, कुर्सी की बात ना करो, बैठ जाओ। फिर एक एक जने को 4 ऑप्शन दे सकते हो आप। भैया बोल कौन सी कुर्सी चाहिए? रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर। फिर उसको एक जो कुर्सी मांगे वो कुर्सी उसको दे दो। ठीक है, तो पहले हमने लड़कों को बिठा दिया। गोल मेज पे बिठाओगे तो लड़कों के बैठने के तरीके हो गए 4 माइनस 1, यानी फैक्टोरियल 3 तरीके हो गए। अब ये लड़के बैठ गए। अब लड़कों के पास जाके कि भैया एक काम करो, ये वाली कुर्सी ले लो, ये वाली कुर्सी ले लो, और ये वाली ले लो, और ये वाली ले लो, इंटू 4। हर बच्चे के पास 4 ऑप्शन है कलर के। तो 4 गुणा फैक्टोरियल 3, और ये हो गया 4 गुणा फैक्टोरियल 3 यानी 6, 4 गुणा 6 यानी 24, 24। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार। इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से करेंगे। एक बार तो विभिन्न रंग, और
एक बार एक जैसे, पहले विभिन्न रंगों के 8 मोती, 8 मोती अलग अलग कलर के, 8 मोती है अलग अलग कलर के हैं, विभिन्न रंगों वाले, विभिन्न रंगों वाले मतलब ऐसे जिनके रंगों में आप भेद कर सकते हैं। आप ये भेद कर सकते हैं कि ये वाला मोती, ये लाल कलर वाला मोती, ये पीले कलर का मोती, ये नीले कलर का मोती। एक तो 8 मोती है जिनमें आप भेद कर सकते हैं, और फिर आपको माला बनानी है। एक हम लेंगे जब समान कलर के एक ही रंग के मोती हो, तो फिर कितनी मालाएं बनाई जा सकती है। देखो, जब विभिन्न रंग है मतलब रंग अलग अलग है, जब रंग अलग अलग है यानी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप इस बात में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस बात में अंतर कर सकते हैं। विभिन्न रंग है मतलब अंतर किया जा सकता है। ये अंतर किया जा सकता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अंतर है, लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है। लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है तो हमारे पास जैसे लड़कों को बिठाते हैं उस तरीके का सवाल हो गया। एक तरह से अंतर किया जा सकता है, मतलब 8 मोती और 8 लड़कों में क्या फर्क है। फिर जब अंतर ही किया जा सकता है तो 8 मोती और 8, अगर मोती अलग अलग प्रकार के, तो जैसे लड़के होते हैं, लड़के 8 लड़के होंगे तो 8 प्रकार के होंगे, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग पहचान होगी, अलग अलग दिखते होंगे। तो 8 लड़के ले लो चाहे 8 मोती ले लो, अगर मोती अलग अलग है, मोती अगर अलग अलग है तो वो 8 लड़कों की तरह काम करेंगे, 8 लड़कों की तरह काम करेंगे। और उनको बिठाने के तरीके कितने होंगे, 8 - 1 यानी फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 यानी 5040। ठीक है। अब अगर हम अब आ जाते हैं सेम कलर के ऊपर। अगर समान कलर के हैं, विभिन्न कलर से हटाकर समान कलर कर दें, सब एक ही रंग के, अब एक ही रंग के हैं तो फिर ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। देखो इससे फर्क समझो कि हरा, नीला और लाल ऐसे लिखे हुए हैं, मैंने ऐसे लिख दिए। तो आप साफ बता सकते हैं कि मैंने लाल और नीला को एक्सचेंज किया होगा, मैंने लाल और नीले को चेंज किया होगा। इसको देख के इजीली बताया जा सकता है कि मैंने हरे को अपनी जगह रखा है और मैंने लाल और नीले को चेंज किया है। लेकिन अगर ये तीनों ही एक कलर के होते, मतलब हरा, हरा और हरा, हरा, हरा और हरा, क्या बता सकते हो मैंने बदला या नहीं बदला। तो ये बताना संभव नहीं है। ठीक है। तो इस केस में आपके लेफ्ट और राइट का डिफरेंस खत्म हो जाएगा कि कौन आपके लेफ्ट में खड़ा है कौन आपके राइट में खड़ा है। 1 इंटू फैक्टोरियल 7 तो हो जाएगा 2520। ये अच्छा, इस केस के लिए तो ये वाला आंसर हो गया और उसके लिए वो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं संचय पे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। क्रमचय तो क्या एक्चुअली वैसे देखो तो क्रमचय का कोई आइडिया नहीं है, क्रमचय कोई आइडिया नहीं है, संचय में से ही क्रमचय को बनाया गया है।
संचय में आप सिर्फ चयन करते हैं, चयन करने के बाद में क्रम बनाते हैं, वो क्रमचय बन जाता है। तो एक्चुअल में जो बेसिक सही आइडिया है वो है संचय का, संचय ही होता है। इसी को तो कॉम्बिनेटरी, इसको कॉम्बिनेटरी बोलते हैं। एक कॉमन वर्ड जो होता है जिसमें आपकी शुरुआती गणित आती है वो वर्ड होता है कॉम्बिनेटरी, है ना। आपने सुना भी होगा, जो सिलेबस होते हैं छोटी क्लास के बच्चे जिनको पढ़ाया जाता है उनको कॉम्बिनेटरी पढ़ाया जाता है। कॉम्बिनेटरी का मतलब कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाते हैं कि भाई क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। जब आप किसी मोबाइल का लॉक खोलोगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगर पैटर्न लॉक है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन की जानकारी बचपन से ही जरूरत होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 12th करेगा तो ही कॉम्बिनेशन पड़ेगा, बचपन में भी छोटी छोटी चीजों में वो कॉम्बिनेशन बनाने ही पड़ते हैं। इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, इसको यहाँ जचा दो। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसको कॉम्बिनेटरीज कहते हैं, और कॉम्बिनेटरी में हम ये चीज पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन सबसे ओरिजिनल आइडिया होता है। तो ये आइडिया काम करता है कि अगर आपको n वस्तुएं लेनी है टोटल, उसमें से आपने r वस्तुएं चुन ली। अब कितने प्रकार से आप r वस्तुओं को चुन सकते हैं, n वस्तुओं में से r वस्तुएं आप कितने तरीके से चुन सकते हैं, बिना ये देखे कि क्रम क्या बन रहा है। क्रम नहीं बनाना है, सिर्फ चुनना है, सिर्फ चुनना है। जैसे लाल हरा चुन लिया तो हरा लाल एक ही बात कहलाएगा। आपको दो चुनने हैं, सिर्फ चुनने हैं, आगे पीछे नहीं करने, वो एक ही कहलाएगा। लाल हरा या हरा लाल एक ही बात है, क्योंकि चुनना है ना। जैसे आप खिलाड़ी चुनते हैं तो खिलाड़ी में आप ये नहीं देखते कि जैसे मैच का मैंने बता रहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच है तो उसको आप दो मैच नहीं बोल सकते, भारत पाकिस्तान का मैच है या पाकिस्तान भारत का मैच है, वो एक ही मैच कहलाता है। वो एक ही मैच कहलाता है क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है स्वैप करने का, चेंज करने का, क्योंकि वो एक ही चीज है ना। तो जिस केवल चुनाव की बात करें, सिर्फ चुनना हो और क्रम का कोई फर्क ना पड़ता हो, कोई महत्व ही ना हो उसमें क्रम का, तो उसको हम संचय कहते हैं। और संचय जो होता है वो टोटल n वस्तुएं, उसमें से r वस्तुएं हमें चुननी है, सिर्फ चुननी है, सिर्फ चुनाव करना है, बस सिर्फ चुनाव करना है। ये नहीं करना है कि तुम आगे हो जाओ मैं पीछे हो जाता हूं, या वो आगे हो जाओ ये पीछे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जैसे क्रिकेट टीम का ले लो, 11 खिलाड़ी, आपको 14 खिलाड़ी है, उसमें से 11 चुनने हैं। अब 11 चुनने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है और कौन पीछे चुना, और कौन, कोई 11वें नंबर पे चुना गया तो भी चुना गया, कोई पहले नंबर पे चुना गया तो भी चुना गया। आरपीसी का रिजल्ट ले लो, आरपीसी क्या करिए, मान लो 1.5 लाख बच्चे बैठे हैं और उसमें से 1500 बच्चों को चुन रही है, तो 1.5 लाख में से 1500 चुन रही है, तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि 1500 नंबर पे कौन चुना गया, पहले नंबर पे कौन चुना गया। 1500 पे चुना जाए, चाहे पहले नंबर पे चुना जाए, चाहे 700 नंबर पे चुना जाए, वो बात एक ही है। वो 1500 बंदे हैं, वो 1500 चाहे आगे पीछे कहीं भी हो वो वही रहने। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लिस्ट शफल, हाँ थोड़ी खुशी दे सकता है कि हाँ भाई मेरी रैंक 1 आई, मेरी 4 आई, मेरी 5 आई, लेकिन ये चीज 12th में मायने रखती होगी। लेकिन आरपीसी मुझे लगता है कि इतना कोई महत्व फर्क पड़ता होगा। हर कोई ये चाहता होगा कि बस 15 अगर सीटें हैं तो 1501 ना आए, है ना, 1500 के भीतर भीतर ही कोई आए, 1501 ना आए, बस इस बात का डर है। तो इसलिए आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसका महत्व खत्म हो जाए, क्रम का महत्व खत्म हो जाए, इसका मतलब सिर्फ चुनाव ही बचेगा, और सिर्फ चुनाव बचेगा तो ये संचय कहलाएगा, और ये हम एनसीआर से निकालते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये पुनरावृत्ति नहीं करता है, एनसीआर पुनरावृत्ति नहीं करता है। नहीं, आप वाले में नहीं होता। नॉर्मली जो बाकी आईआईटी वाले ना, आईआईटी में आप जाइए, नीट में आप जाइए, वहां पे आपको रैंक का लड़ाई ज्यादा दिखती है, रैंक की लड़ाई बहुत ज्यादा चलती है। और यही अगर आप आईएएस में देखें, सिविल सर्विसेज में, वहां पे भी आपको रैंक की लड़ाई ज्यादा नजर आएगी। वहां पे आपको कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन रैंक नीचे आई थी, इस वजह से वो दोबारा कर रहे हैं, इस वजह से दोबारा कर रहे हैं कि उनकी रैंक कम आई थी। ये आपको सिविल सर्विसेज में भी मिल जाएगा, ये चीज आपको सेम यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, नीट के अंदर और आईआईटी के अंदर। कई बच्चों को पिछली बार हो गया था, डॉक्टर बन जाते, एक साल पहले ही डॉक्टर बन जाते, लेकिन उनकी रैंक ज्यादा आ गई थी इस वजह से। और उसका एक बड़ा इंपैक्ट भी पड़ता है। आप सोचोगे ये तो कोई बात थोड़ी है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, नहीं होता, उसका एक बड़ा फर्क पड़ता है। आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं इस बात में फर्क पड़ता है। आपका एक साल ओबियसली बात है खराब हो रहा है, लेकिन अगर सोचिए पहला साल आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो कहीं छोटे से शहर के अंदर बसा हुआ कॉलेज है, जहाँ पे बहुत कम पब्लिक होता है, वहां पे कम रिसोर्सेज है, कम मेडिकल ट्रीटमेंट की कम सुविधाएं हैं, वहां से अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, एक डॉक्टर आप एम्स से बन रहे हैं, एक आप एम्स में बन रहे हैं, वहां आप ऐसे प्रोफेसर के साथ में बैठे हैं जो पूरे भारत भर की बीमारियां चेक कर रहे हैं,
वहां पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, कोई मेघालय से दिखाने आ रहा है, यानी आपको एक रेयर से रेयर डिजीज वहां देखने को मिल रही है। तो सोचिए, वो वहां वो डॉक्टर 4 साल में ही बन जाता या 5 साल में बन जाता, वहां वो 1 साल पीछे हो गया, 6 साल में डॉक्टर बना, लेकिन वो डॉक्टर फार बेटर है, वो फार बेटर है, वो एक्सपोजर उसे कभी भी वहां नहीं मिलता अगर वो वहां चला जाता। तो अगर हम सोचे कि वो बेवकूफ लोग हैं जो रैंक आने के बाद भी डॉक्टर नहीं बने, 1 साल आगे तैयारी कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है, वो होता है जो आपको मिलने वाला है, आगे जो मिलने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो फिर बाद में आपको कोई नहीं सिखा सकता। आज अगर एक बार आपकी एमबीबीएस हो गई तो फिर आपको कोई नहीं सिखाएगा ये चीजें, वो जब एमबीबीएस हो रही है उस समय ही आप वो चीज सीख सकते हैं। तो अगर आप बेहतर कॉलेज में गए तो आपको बेहतर प्रोफेसर मिलेंगे, बहुत बेहतर ही जो कलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनका सर्कल अच्छा मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए बीकानेर के मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हैं, तो सर्कल भी तो आपको यहाँ का ही मिलेगा ना, सर्कल भी तो आपको यहाँ का ही मिलेगा, यहाँ के सर्कल में यहाँ के लोग ही मिलेंगे। अगर आप एम्स दिल्ली से पढ़ते हैं तो आपके पूरे भारत के डॉक्टर आपको मिलेंगे, पूरे भारत के डॉक्टर मिलेंगे, प्लस आपके जो कलीग्स होंगे वो कोई मेघालय से होगा, कोई त्रिपुरा से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा, कोई सिक्किम से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई गुजरात से होगा। यानी अगर आपका पूरा बैच मान लो 50 बच्चों का है, तो 50 बच्चों में लगभग पूरा भारत आ जाएगा, पूरा भारत आपको मिलेगा, आपके 50 दोस्त 50 अलग अलग जगह से देखने को मिलेंगे आपको। ये वैरायटी क्या ये आपको यहाँ मिल सकती है? नहीं। और कहीं भी कुछ भी मानिए, एक भी बहुत बड़ा सच है कि आप कहीं भी पढ़ते हो, किससे भी पढ़ते हो, लेकिन आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, शेप आपको हमेशा बस वही करता है। शेप आपको, आपके शेप में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो आपके इन्वायरमेंट का है। अगर आपका इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है तो आप चाहे कहीं पढ़ लो, किसी जगह पढ़ लो, बहुत कम चांसेस है कि आप कुछ बड़ा अच्छा कर पाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल के लिए सुंदर पिचाई को आप इंडिया में रख लेते, बना देते गूगल का सीईओ, गूगल का सीईओ बना देते, सत्य नाडेला को इंडिया में रख लेते, बना देते माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। तो यही एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। है ना, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ये सबसे, इसीलिए तो यूं ही थोड़ी जगदोजहद होती है, लोग आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, कोटा में पड़े हुए हैं, लगे पड़े हैं। इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग होती है अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें। और फिर से एक चीज और गलत फहमी ना पालिएगा कि आप ये सोचे कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ये भी उतना बड़ा सच नहीं है। ये भी उतना बड़ा सच नहीं है कि अगर हम ये सोचे कि आईआईटी में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर मिलेंगे, इतने बड़े प्रोफेसर मिलेंगे कि वो दुनिया बदल देंगे, ये भी उतना बड़ा सच नहीं है। एक प्रोफेसर आपके साथ औसतन एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे बिताता है, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो ये प्रतिशत और भी कम हो जाता है। एक प्रोफेसर आपके 4 सालों में, 4 साल की अगर इंजीनियरिंग है तो शायद वो आपको 1 साल मिलेगा, 1 साल में भी एक सेमेस्टर में मिलेगा, और एक सेमेस्टर में भी वो मुश्किल से 30 या 35 क्लासेस आपकी लेगा, 30-35 क्लासेस, सिर्फ 30-35 क्लासेस वो आपकी लेगा पूरे 4 साल के दौरान, क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट है वो पढ़ा देगा, उसके बाद में वो कभी आपकी क्लास में नहीं आएगा। वो 30-35 क्लासेस आपके लेगा। अब 30-35 क्लासेस में आप कितना शेप हो जाओगे। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगी, वो है आपके आसपास में बैठने वाले स्टूडेंट। वो 4 साल आपके साथ रहेंगे, चारों साल, हर सेमेस्टर में वो आपके पास बैठेंगे, हर सेमेस्टर में वो आपसे बातें करेंगे, हर सेमेस्टर में वो आपके साथ शेयरिंग करेंगे, हर सेमेस्टर में वो अपने आइडियाज आपके साथ बांटेंगे। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में आपको शेप दे रहे हैं। एक्चुअल में जो आपको शेप दे रहे हैं वो प्रोफेसर नहीं है, वो स्टूडेंट है जो आपके गिर्द गिर्द बैठे, और वहां से आप बदल जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, वो डिपेंड करता है क्या। आप आईआईटी में गौर करिए, छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी नॉर्मल लोकल कॉलेज से आप आए पढ़िए, इंजीनियरिंग करिए, और आप एक आईआईटी से इंजीनियरिंग करिए, पता आपको क्या फर्क नजर आएगा? एक बड़ा फर्क नजर आएगा। जब आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं तो वहां पे कभी भी ये बात नहीं चलेगी कि मैं गवर्नमेंट नौकरी कैसे लगूंगा। वहाँ कोई भी स्टूडेंट, सिंगल प्रोफेसर, सिंगल स्टूडेंट कभी आपसे ये बात नहीं करेगा कि गवर्नमेंट नौकरी कैसे लगेंगे। वो बातों का लेवल एक अलग मिलेगा आपको। पूरे 4 साल में कभी आपको एहसास ही नहीं होगा कि क्या गवर्नमेंट नौकरी होती है। बाहर निकलने के बाद आप शायद समाज में आते हैं यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा गवर्नमेंट नौकरी करनी होती है, गवर्नमेंट भी नौकरी करवाती है, गवर्नमेंट भी नौकरी करवाती है। हाँ, गवर्नमेंट नौकरी करवाती है। बड़े शहरों में जो ऐसी जो बड़े कॉलेजेस यहाँ पढ़ते हो तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी बातें होती हैं, इंटरप्रेन्योरशिप की बातें होंगी, स्टार्टअप की बातें होंगी,
कुछ नया हटके कुछ करने की, इनोवेशन की बातें होंगी, ऐसी बातें आपको 4-5 साल कंटिन्यू मिलेंगी। लेकिन जब आप किसी लोकल कॉलेज में जाते हैं तो जाते ही आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, वहां पे जाते हुए शुरू हो जाएगा, क्यों, आर्मी की भर्ती आ रही है, फौजारी भर्ती आ रही है, फार्म भरे होगी, भर्ती होगी फार्म, अरे एलडीसी की भर्ती आ गई, फार्म भरे होगी, तो इंजीनियरिंग तो भी कठोर ही चल रही है, तैयारी भी एलडीसी की चल रही है, तो इंजीनियरिंग कितने जा रही है, तैयारी एलडीसी की चल रही है। तो एक कहानी थाना बड़ी मिल जाए, ना तो थाने घर को छोड़ दे, ना थाने घाट को छोड़ दे, पर इंजीनियरिंग इसी कर देवे कि वो इंजीनियर सिर्फ डिग्री को इंजीनियर हुए, भी के अलावा भी कमान कुछ भी इंजीनियरिंग कौन बच्चे, इंजीनियरिंग ने माटी कर देवे, कारण माहौल। तो संचय एनसीआर है ना, एनसीआर में सिर्फ चुनाव होगा, क्रम नहीं बनेंगे, तो क्रम का ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल एन, एनसीआर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसके कुछ फेमस फॉर्मूले हैं जो हमें बार बार काम आते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला तो हमने वैसे बाइनोमियल में पढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCN तक का जोड़ 2 की पावर n होता है, एक इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, 2 की पावर n होता है। दूसरा होता है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर, n माइनस आर। नंबर 3, अगर NCX बराबर NCY हो तो या तो x बराबर y होगा या x प्लस वाई बराबर n होगा। ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, आ जाओ, कुछ सवाल ट्राई करते हैं। अब एक व्यक्ति है, उसके 7 मित्र हैं और वो उनको चाय पे बुलाना चाहता है। एक व्यक्ति है, उसके 7 फ्रेंड है, यानी खुद को मिला ले तो टोटल 8 हो गए, वैसे खुद अपना फ्रेंड होता नहीं है, इसलिए वो एक तो खुद हो गया, और उसके 7 अलग अलग फ्रेंड्स हैं जिनको वो चाय पे बुलाना चाहता है। और चाय पे बुलाने में कोई रूल नहीं है कि एक को या एक से ज्यादा को चाय, मतलब एक को चाय पे बुला सकता है, 2 को चाय पे बुला सकता है, 3 को एक साथ चाय पे बुला सकता है, तो कितनों को भी एक साथ चाय पे बुला सकता है। तो बताइए कितने तरीके से वो अपने 7 मित्रों को इन्वाइट कर सकता है चाय पे, चाय पे बुलाने के कितने तरीके उसके हो सकते हैं। व्यक्ति एक है, उसके 7 मित्र हैं, वो चाय पे बुलाने वाला है। अब चाय पे बुलाने के लिए एटलीस्ट एक आदमी तो चाहिए, एक तो बुलाएगा बुलाएगा, क्योंकि एक को नहीं बुलाएगा तो फिर काहे की चाय पे बुलाया, इन्विटेशन क्या हुआ। तो हो सकता है वो एक को बुलाए, खाली एक को बुला ले, भाई रामलाल तू आ जा, या फिर हो सकता है रामलाल श्यामलाल दोनों को साथ में बुला ले, 3 को साथ में बुला ले, 4 को साथ में बुला ले, तो कितने तरीके से वो बुला सकता है चाय पे। नहीं, ये मैं इस मामले में मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा। मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सुना था। अजीब लगेगा आपको आज, आप कई जन मुझे पूछते थे आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की। इसका बड़ा कारण है कि मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा था, इससे पहले पहली बात तो मैं हरियाणा से पढ़ा था। मेरी पहली जो एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन 10 तक की हुई थी वो हरियाणा में हुई थी। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और ये नहीं होता। जैसे फरीदाबाद एरिया, जैसे जो फरीदाबाद एरिया है वो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे नौकरियों की भरमार है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए। फरीदाबाद तो जानते ही हैं आप लोग, पढ़ते ही हैं, जीके के बंदे। फरीदाबाद किस तरीके से है वो तो आप जानते हैं। तो वहाँ पे वही चीज़ सीखी, तो वहाँ तक कभी गवर्नमेंट जॉब का आया नहीं। फिर 11-12 मेरी अपने गांव में हुई, वहाँ पे भी इस समय उतना आया नहीं था, थोड़ा बहुत ज़रूर हवा लगी थी लेकिन ज़्यादा नहीं लगी। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने चला गया। इंजीनियरिंग में बड़ी भाग्यशाली हुई, अच्छे अच्छे मतलब लोग मिले, कभी गवर्नमेंट नौकरी के बारे में चर्चा तक नहीं हुई। तो मैं जब 2 पास आउट हुआ था तो मुझे याद है कि मुझे पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट नौकरियां भी होती है क्या। अजीब लगेगा लेकिन सच में मुझे पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट नौकरियां भी होती है। अरे गवर्नमेंट में भी नौकरियां होती है, जॉब भी लगते हैं। मुझे लगा कि बस पढ़ा करना है, तो वो बदल गया। और फिर कभी वो इंटरेस्ट भी नहीं आया नौकरी करने का कि नौकरी करें, क्योंकि जब आप जिन लोगों में रहते हैं उनमें दिमाग ये था कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो,
पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल घर में ऐसे भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेट हुए, तो कई ऐसे थे जो गवर्नमेंट में लगे और गवर्नमेंट छोड़ के निकल गए। परिवार में कई एग्जाम्पल ऐसे थे मेरे, जिन्होंने गवर्नमेंट नौकरी की और 2-3 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाए, बोले यार ये नौकरी है, वो छोड़ के निकल गए। तो और पक्का हो गया कि नहीं करना। और जो उससे पहले हमारे लगे हुए थे, जिन्होंने नौकरियां पूरी की है, वो शिकायत करते रहते कि यार गवर्नमेंट में क्यों बन पड़े हो, मैं खराब हो गया, थे भी खराब हो जाओगा। तो फिर और पक्का कर दिया मैंने। तो फिर एकदम ही लास्ट तक हमारे दिमाग में अभी तक कहीं भी ये सोच नहीं आती कि गवर्नमेंट जॉब होती है। तो वो माहौल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा माहौल मिलता है। तो पहले काम करते हैं, पहले एक बंदे को चाय पे बुलाते हैं। 7 है, 7 में से किसी एक बंदे को चुनो और चाय पे बुलाओ। 7 बंदे हैं, 7 बंदे में से एक बंदे को चुनो और चाय पे बुलाओ कि तू आजा चाय पे। फिर अगले दिन करते हैं, 2 बंदों को बुलाते हैं, 2 बंदों को चुनते हैं और उनको चाय पे बुलाते हैं। फिर 3 बंदों को चुनते हैं, उनको चाय पे बुलाते हैं। फिर 4 बंदों को चुनते हैं, उनको चाय पर, कोई प्रतिबंध है नहीं कि कितने बंदों को बुलाना है। लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 7 में से 7 बंदों को चाय पे बुला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 में से 7। 7C1, 7C2, 7C3, 7C4 एंड डैश डैश। ये हो गया और ये बन गया आपका। अब मैं इसके अंदर एक पद कम पड़ रहा है, वो अगर मैं मिला दूं 7C0, इससे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। और 7C0 जोड़ दिया तो 7C0 घटा भी दिया। और ये 7C0 से 7C7 तक है, तो ये 2 की पावर 7 हो गया, माइनस 7C0 का मान 1। तो आंसर हो गया 2 की पावर 7 माइनस 1, यानी 128 माइनस 127, टोटल हो गया 127। 127 तरीकों से ये चाय पे बुला सकता है। 127 तरीकों से वो चाय पे बुला सकता है। देखो 3 इडियट्स में मूवी में डायलॉग आता है ना कि आप काबिल बनिए। अगर आप काबिल बन जाएंगे तो कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। एक बार जब आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा, टोटल गेम जो है ना वो पैसा कमाने का है। सारा खेल सिर्फ पैसा कमाने का है। अगर आप पैसा कमाना सीख गए हैं तो कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। गवर्नमेंट नौकरी भी जस्ट एक जरिया है पैसे कमाने का। कोई परचून की दुकान खोल के बैठा है तो उसका भी जरिया वही है कि पैसा कमाना है। कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई पकौड़ी तल रहा है, जो भी यहाँ कर रहा है, अगर आप इसमें कोई एक अगर बेसिक देखें तो वो है कि हर कोई पैसा कमा रहा है और अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। यही वो एक सच है। अब इसको छोटा बड़ा ये बहुत बड़ा और वो बहुत छोटा, और इस तरीके से देखोगे तो दुनिया में कोई जॉब ऐसी नहीं है जो सबसे बड़ी हो। ट्राई करके देख लो। आप सेकंड ग्रेड लगोगे, आपसे ऊपर कोई फर्स्ट ग्रेड में होगा। आप फर्स्ट ग्रेड लगोगे, आपके ऊपर कॉलेज लेक्चरर होगा। आप कॉलेज लेक्चरर लगोगे, आपके ऊपर आरएस बैठे होंगे। आपके ऊपर प्रिंसिपल बैठा होगा। आपके ऊपर और अधिकारी बैठे होंगे। आप आरएस लगोगे, आपके ऊपर आईएएस बैठे होंगे। आप आईएएस बनोगे, आपके ऊपर एमएलए बैठे होंगे। आप एमएलए बनेंगे तो आपके ऊपर एमपी बैठे होंगे, मुख्यमंत्री बैठे होंगे। आप एमपी बनोगे, आपके ऊपर प्रधानमंत्री बैठा होगा। आप प्रधानमंत्री बनोगे, आपके ऊपर जनता बैठी होगी, विपक्ष बैठा होगा जो हर टाइम आपकी खिंचाई कर रहा होगा। तो कहीं चले जाओ आप, आपके ऊपर भी लोग हैं और आपके नीचे भी लोग हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी कि अब आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 127 हो गया। ये तो क्लियर तो हो गया समझ में। अब 7 मित्र आ गए, है ना। 7 मित्र में से मान लो 2 मित्र वाला केस ले लेते हैं। ये 2 मित्र वाला केस ले लिया। 7 में से इसने 2 मित्र चुने, राम और श्याम। क्या अब ये 2 फर्क पड़ सकता है कि राम और श्याम को चाय पे बुला ले, ये एक बात होगी, और श्याम और राम को चाय पे बुला ले, ये दूसरी बात होगी। क्या ये 2 बातें अलग अलग है? राम और श्याम को चाय पे बुलाए या श्याम और राम को चाय पे बुलाए, ये 2 बातें एक है या अलग अलग है? एक ही है। राम श्याम को चाय पे बुलाओ चाहे श्याम राम को चाय पे बुलाओ, इस बातों का आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब क्रमचय नहीं है, सिर्फ चुनाव है। सिर्फ 7 में से 2 चुनने हैं, उसके बाद में फिर आगे जाना नहीं है कि तू पहले यार तू बाद में आ, वैसा कुछ यहाँ नहीं है। तो सिर्फ सी का उपयोग होगा, सिर्फ संचय होगा। जब ये होता कि 2 को बुलाया है फिर आगे पीछे करने का फर्क पड़ता, तो फिर हम चाहते कि क्रमचय है। नहीं, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं है, 2 को बुला लिया बस, 2 को बुला लिया, फिर 2 में आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बिना पुनरावृत्ति।
बिना पुनरावृत्ति तो मैं बता चुका कि जो ये एनसीआर होता है, एनसीआर होता है ये पुनरावृत्ति नहीं करता। एनसीआर जो होता है वो पुनरावृत्ति नहीं करता, ये हर बार आपके अलग जोड़े बनाता है, हर बार अलग जोड़े बनाता है। इस जोड़े में कभी रिपीटेशन नहीं होता, कभी भी रिपीट नहीं होता, कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। हर चीज का जोड़ा बना रहे हैं। मान लीजिए 3 चीजें हैं आपके पास और 3 में से आप 2 चीजें चुन रहे हैं और जोड़े बना रहे हैं, तो जोड़ों की संख्या आ जाएगी फैक्टोरियल 3। वैसे खोलें डायरेक्ट तो ये आ जाएगा 3 गुणा 2, 2 बार उल्टा 2 बार सीधा, 1 गुणा 2 तो आगे 3। तो ये क्या करेगा, आपके जो 3 जोड़े बना रहा है उसमें किसी प्रकार का रिपीट नहीं करेगा, कुछ भी चीज रिपीट नहीं होगी। यानी जैसे ABC आपने लिया तो इसने 3 में से 2 चुनने, तो 3 में से ये 2 चुन लिए, ठीक है। या फिर ये 2 चुन लिए, या फिर ये 2 चुन लिए, तो इसने कोई भी रिपीट नहीं किए। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉक्स में आपको B 2 बार मिल रहा है, एक ही बॉक्स में आपको A 2 बार मिल रहा है, ऐसे नहीं है। हर चीज को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए, हर चीज को एक बार है। जैसे ABC में AB चुना तो AB को एक A को एक B को यूज किया। ऐसा नहीं कि A को 2 बार यूज कर लिया, B को 2 बार यूज कर लिया, C को 2 बार यूज कर लिया, ऐसा नहीं किया है। हर चीज को सिर्फ एक ही बार काम में लिया है। अगर 3 में से 2 चुने हैं तो उन 2 को एक एक बार काम में लिया है। तो यूज एक बार है, बिना पुनरावृत्ति है, यहाँ कोई पुनरावृत्ति नहीं है, ये रिपीट नहीं करता, ये रिपीट नहीं करता। जैसे एनपीआर रिपीट नहीं करता, एनपीआर आपका हर बार अलग बनाता है, हर जोड़ा अलग बनाता है। वैसे ही एनसीआर भी पुनरावृत्ति नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको पुनरावृत्ति करनी हो आप एनसीआर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीआर आपको पुनरावृत्ति करके नहीं देगा, एनसीआर आपको पुनरावृत्ति करके नहीं देगा। इसलिए एनसीआर को मना कर देना कि भाई तेरे काम की चीज नहीं, क्योंकि तू तो पुनरावृत्ति करता ही नहीं है। तो पुनरावृत्ति नहीं करता तो फिर वो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये पुनरावृत्ति वाला साधन यहाँ पे नहीं है। ना तो एनपीआर पुनरावृत्ति करता है, ना एनसीआर पुनरावृत्ति करता है। फिर पुनरावृत्ति के लिए हमें अलग तरीके ढूंढने होते हैं। पंद्रह सी 3R, 15CR+3, तो R का मान होगा अगर NCX बराबर हो NCY, तो या तो X बराबर Y होता है या फिर X + Y बराबर N होता है। ये फॉर्मूला यूज करो, X या Y बराबर होते हैं या X + Y का जोड़ N होता है। तो हम दोनों ट्राई करके देखते हैं, फिर देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। पहला ले लिया कि दोनों बराबर है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर तो बराबर है ही है, N बराबर है, X बराबर Y होना चाहिए। तो X बराबर Y रखूं तो 3R बराबर होता है मेरा R+3, 2R बराबर 3, जिससे मेरा R का मान 3/2 आ गया। R का मान 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि R हमेशा पूर्णांक होता है, R पूर्णांक होता है हमेशा। एनसीआर की खास बात यह है कि एनसीआर में ऊपर वाला भी पूर्णांक होता है, नीचे वाला भी पूर्णांक होता है, अपूर्णांक नहीं हो सकता, अपूर्णांक नहीं हो सकता, इसलिए ये तो संभव नहीं है। तो ये तो कट गया, क्योंकि ये अपूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक होता तो आर का मान ये सही हो जाता, लेकिन अपूर्णांक होने की वजह से ये संभव नहीं है। समझ रहे हो ये आप क्या कह रहे हो? अगर आर का मान मैं यहाँ 3/2 रखता हूँ तो ये 9/2 गया। ये कह रहा है 15 में से 9/2 चीजें चुनो। 15 में से 9/2 का मतलब 4.5 चीजें। 15 में से 4.5 चीजें चुनो।
अब 15 में से 4.5 कैसे चुनी जा सकती है? 15 में से 4 चुनी जा सकती है, 15 में से 6 चुनी जा सकती है, 15 में से 4.5 कैसे चुनी जा सकती है? मतलब ये वैसे हो गया 11 खिलाड़ियों में से 4.5 खिलाड़ी चुन लो। 11 खिलाड़ी में से 4.5 मतलब 4 तो पूरे चुन लो, एक खिलाड़ी को आधा रख लो, आधा छोड़ दो। फिर उसमें भी होगा कौन सा आधा रख लो, कौन सा आधा छोड़ दो। पहली बात तो आधा करना है ना, आधा करना, आधो तय किया हुआ है कि एक आदमी में आधो कट्ठे हुए, फिर आधो कर भी दियो तो कौन सो आधो राख है। मान लो जल्लाद बनी गया, कसाई बनी गया एकदम पूरी तरह, काटना तैयार हाँ, गणित के लिए एक कुर्बानी सही, मान लो काट भी ले तो भी कंफ्यूज हो जावा कि कौन सो आधो रखा और कौन सो आधो छोड़ा, है ना। और फिर वो आधो सर्वाइव क्या कर सी, वो आधो जिको आप लेर जाए वो सर्वाइव क्या कर सी बेचारो। और फिर आपने ऊपर 302 लाख सी कौन लाख सी। हाँ, अच्छा अब याद आ गया, हाँ, वो बात ठीक है, अब बात याद आ गई, ऐसा होता है क्रिकेट में, ऐसे होता था क्रिकेट में, जब बचपन में खेलता ना तो कोई खिलाड़ी मतलब जैसे टोटल 9 खिलाड़ी हो गए, 9 खिलाड़ी हो गए, 4-4 खिलाड़ी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो जो 9वां खिलाड़ी होता है, अब उसको या तो आधा आधा बांटो, आधा आधा तो बांट नहीं सकता, तो उस 9वें खिलाड़ी के लिए वो जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता है उसके लिए एक्स्ट्रा रूल होते हैं, है ना। उस एक्स्ट्रा खिलाड़ी के लिए एक्स्ट्रा रूल होते हैं कि जब फील्डिंग होगी तो वो फील्डिंग करेगा, जब बैटिंग होगी तो वो बैटिंग करेगा, मतलब वो दोनों टीम से बैटिंग करेगा और दोनों टीम से वो फील्डिंग करेगा, दोनों टीम से वो बैटिंग करेगा, दोनों ही टीम से वो फील्डिंग करेगा। वो ठीक भी लागतो, आ चीज ठीक लागती, बिना मजा आ जाता, पर फील्डिंग तो थोड़ी 2 बार करनी पड़ती, बात तो दिक्कत थी, लेकिन बैटिंग 2 बार मिलती, एक बार इनली टीम से और एक बार इनली टीम से। तो दूसरा है सेकंड वाला, है ना, वो दिन भी क्या दिन थे। R = 3 ये चल जाएगा। ये सवाल देखो, सुनना समझना फिर करना। हाँ, वो कभी हारता भी नहीं था क्योंकि दोनों साइड से खेलता था, तो वो तो कोई टीम जीते वो तो हमेशा जीत की साइड में होता था। एक कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, कुल हाथ मिलाने की जो संख्या है वो 66 है, कुल जो हाथ उस रूम में मिले हैं उनकी संख्या 66 है। तो बताओ कि रूम में कितने व्यक्ति है, कुल कितने व्यक्ति है, अगर हाथ मिलाने की संख्या जो हाथ काउंट कर रहे हैं, हैंड शेक जो हुए हैं अगर उनको काउंट करें तो वो टोटल 66 है। देखो कर लिया। तो देखो कुल व्यक्ति मान लो n है, हाथ मिलाने का नियम ये होता है कि हर 2 आदमी हाथ मिला सकते हैं, हर 2 आदमी हाथ मिला सकते हैं। हाथ मिलाने में क्या होता है कि हर 2 आदमी हाथ मिलाते हैं, मतलब आपको एन में से 2-2 के जोड़े बनाने, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, वो 2-2 के जोड़े बनाओ या हाथ मिलवाओ, बात तो वही है, 2-2 के जोड़े बनवाओ हाथ मिलाओ। गणित इतना बारीक डिफरेंस क्रिएट नहीं करता कि भैया 2 के जोड़े बना दो, चाहे 2 से हाथ मिलवा दो, फिर वो आपकी मर्जी है, फिर गले मिलवा लो चाहे उनको, गणित के लिए वो कोई खास फर्क नहीं है, वो गले मिलेंगे तब भी वो, हाथ मिल रहे हैं तो भी,
और मतलब नाराज वेड़ा सागे खड़े हैं तो भी ठीक है, वो 2-2 के जोड़े बना देगा। बाद में वही संख्या कि 2-2 के जोड़े बनाने वाली बात वही है, 2-2 को गले मिलाने वाली बात भी वही है, 2-2 को हाथ मिलाने वाली बात है, 2-2 की लड़ाई करवा दो, मैच करवा दो, वो सब एक ही बात है। उन दोनों को टेनिस खिलवा दो, उन दोनों को चेस खिलवा दो, उन दोनों की लड़ाई करवा दो, उन दोनों से हाथ मिलवा दो, उन लोगों के गले मिलवा दो। गणित को इससे कोई फर्क नहीं होगा, गणित तो आपको 2-2 के जोड़े बना के दे देगी। तो हमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं, बाकी वो हाथ मिलाना भी वही है, गले पड़ना भी वही है और गले मिलना भी वही है। तो n व्यक्तियों में से 2-2 व्यक्तियों के जोड़े बनाने हैं और क्वेश्चन के हिसाब से ये 66 है ना। हाँ, थप्पड़ मरवा लो, ये थप्पड़ मार दो बे, 2 जी थप्पड़ 2 जी, क्योंकि वो एक मारी वो दूसरो मारी, 2 थप्पड़ो जी, गड़ा मिलना तो ठीक है, वो एक में ही काम सर जी। तो n में से 2 को चुनने के तरीके और क्वेश्चन के हिसाब से वो 66 है। 66 हो गए। तो ऊपर वाले को उल्टा चलाओ, नीचे वाले को सीधा चलाओ, बराबर 66। अब बाय ऑप्शन ट्राई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, या सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। वज्र गुणा करने पर n स्क्वायर n बराबर 12 और 11। माइनस के 11, माइनस के 11 हो नहीं सकते। अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलेगी कि इसमें एक आंसर आया माइनस का 11, इसमें एक आंसर आया -11। आज आज इस टाइम में -11 हमारे लिए इरिलीवेंट है। आप कह सकते हैं -11 लोग थोड़ी हो सकते हैं, -11 लोग थोड़ी हो सकते हैं, है ना। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हिसाब से अगर बात करें, आज के ज्ञान के आधार पर बात करें, तो -11 रिजेक्टेड है। ये वैसे ही रिजेक्टेड है, अगर आज से 100 या 150 साल पहले अगर आयटा आया होगा, आज से अगर 150 साल पहले या 200 साल पहले आयटा आया होगा, तो लोगों ने कैसे रिजेक्ट किया होगा कि ये तो हमारे रियल नंबर का है ही नहीं, तो ये रिजेक्ट। तो उस समय रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उस समय रिजेक्ट करने से क्या वो रिजेक्ट हो गया, क्या वो आगे नहीं आया। तो सेम यहाँ पे भी एक चीज ये है कि अगर गणित आंसर दे रही है -11, आज के हिसाब से -11 गलत है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की संख्या तो माइनस में नहीं हो सकती, व्यक्तियों की संख्या तो, आज हमारी समझ ये कहते हैं कि व्यक्तियों की संख्या तो प्लस में ही होती है, वो तो माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए 12 सही है और -11 गलत है। लेकिन जो आज के लिए गलत है, क्या वो 20 साल बाद भी गलत रहेगा? जवाब है नहीं। क्या पता कुछ और समझ विकसित हो जाए हमारी, और आज जो -11 गलत है, कल ये -11 सही भी हो, और हम कोई और समझा रहा हो कि -11 का क्या अर्थ है, यहाँ पे जो -11 है इसका अर्थ क्या है। तो जो आज के परिप्रेक्ष्य में गलत है, वो इसलिए कि आज का जो ज्ञान है वो उतना ही ज्ञान है, तो उस ज्ञान के अनुसार ये गलत है। तो गलत की परिभाषा भी लोकल परिभाषा है, आज के लिए गलत है, आज के लिए गलत है। 2024 के लिए ये बात गलत है कि व्यक्तियों की संख्या -11 नहीं हो सकती। आज के प्राप्त किए हुए ज्ञान तक, अभी तक प्राप्त किए गए ज्ञान के अनुसार व्यक्तियों की संख्या -11 नहीं हो सकती। ये वैसा ही है जैसे आज से अगर हम 2-3 हजार साल पीछे जाएं, तो कोई कहे -11, तो हम कहेंगे -11 कोई नंबर ही नहीं होता, +11 ही नंबर होता है, -11 नहीं होता। लेकिन क्या -11 हुआ नहीं? हुआ। आने वाले टाइम में कोई आके समझाएगा, कोई आप में से कोई आके समझाएगा कि इस यहाँ पे -11 का अर्थ ये है, सही ना। देखो कितनी बड़ी चीज है ये, गणित आंसर दे रही है ना, यूं ही नहीं दे रही है। अगर गणित आंसर दे रही है तो ऑब्वियसली बात है उसको कुछ है, कुछ तो है दया, कुछ तो है दया, इसके अंदर कुछ तो है। अब वो कुछ है, वो आने वाले समय में निकल के आएगा कि क्या है। कोई हमसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार, कोई दुनिया को अलग तरीके से देखने वाला व्यक्ति आके हमें समझा के जाएगा कि -11 क्या है ना। ठीक है।
हाँ, बिना फॉर्म डायरेक्ट n का मान रख के भी सॉल्व कर सकते थे। बिना फॉर्मूले के करो तो कितने व्यक्ति है? 12 व्यक्ति है। 12 व्यक्ति है, n व्यक्ति है, ऐसे ले लो, टोटल n व्यक्ति है। हर व्यक्ति अपने आप से तो हाथ मिला नहीं सकता, हर व्यक्ति अपने आप से तो हाथ मिला नहीं सकता। तो मैं अगर उन n व्यक्तियों में हूं तो मैं अपने आप से तो हाथ मिलाऊंगा नहीं, मैं बचे हुए लोगों से हाथ मिलाऊंगा। तो मैं एक व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिला सकता है? n-1 से, क्योंकि अपने आप को तो छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप से तो कोई हाथ मिला नहीं सकता। तो अपने आप को छोड़कर बचे हुए लोग कितने हो गए? n-1। तो एक व्यक्ति कितने हाथ मिलाएगा? n-1। टोटल कितने व्यक्ति है? n व्यक्ति। तो टोटल हाथ कितने मिलेंगे? n इंटू n-1। ये हो गया। लेकिन इसमें गलती होगी, क्योंकि जब मैंने किसी से हाथ मिलाया वो एक काउंट हो गया, उसने मुझसे हाथ मिलाया वो भी तो एक ही होगा, वो दो थोड़ी होंगे। तो ये सारी चीजें डबल हो गई है, इसलिए 2 का भाग देके इसको सेट कर लो। 2 का भाग क्यों दिया है? क्योंकि इस केस में हमने ये माना है कि राम ने श्याम से हाथ मिलाया, फिर थोड़ी देर बाद जब शाम की बारी आई, श्याम ने राम से हाथ मिलाया, और हमने इसको 2 काउंट कर लिए, जबकि ये एक ही काउंट करेगा, काउंट एक ही रहेगा, क्योंकि राम श्याम से हाथ मिलाता है या श्याम राम से हाथ मिलाता है तो एक ही बात है ना? सही है। राम श्याम के साथ मैच खेलता है या श्याम राम के साथ मैच खेलता है, ये एक ही बात है। तो ये हाथ मिलाने के हिसाब से ये बात एक ही है, तो ये दोनों 2 नहीं है बल्कि एक है। तो 2 का भाग लगेगा, टोटल जोड़े आधे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज 2 बार काउंट हो गई है, तो 2 बार का भाग लग के बराबर आ जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार ये कितने हाथ मिले हैं? 66 हाथ मिले हैं, तो बराबर में 66 आ जाएगा। आगे समझ में? आगे ये बात समझ में? नहीं, एआई पॉसिबल नहीं कर सकता, एआई इसको कभी पॉसिबल नहीं करेगा, पॉसिबल इंसान ही करेगा, हम ही पॉसिबल करेंगे, एआई इसको पॉसिबल नहीं करेगा। एआई के पास अभी वो चीज नहीं है कि वो उतना गहराई से उतना डीप ड्राइव कर सके, अभी वो डीप ड्राइव नहीं कर सकता। अभी आप ही लोग डीप ड्राइव कर सकते हो, आप लोग ही सोच सकते हो कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसको क्या सेंस निकलेगा, आगे जाके इसका क्या सेंस निकलेगा। अब करते हैं पुनरावृत्ति। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पुनरावृत्ति हो, मतलब ये बात अलाउड हो कि भाई आप रिपीट कर सकते हो, जाओ और रिपीट कर लो, जाओ रिपीट कर लो, मतलब पुनरावृत्ति कर लो। एक चीज को आप कई बार काम में ले सकते हो, एक ही चीज को अब आप कई बार काम में ले सकते हैं, हमें कोई पुनरावृत्ति की बाध्यता नहीं है कि कौन सी चीज कितनी बार आपने काम में ली है, जितनी बार काम में लेना चाहो उतनी बार काम में ले सकते हो। तो ये चीज अलाउड हो जाएगी। तो पुनरावृत्ति के साथ क्रमचय, तो ये सोच लेना एनसीआर बंद हो गया, एनसीआर काम नहीं करेगा, क्योंकि एनसीआर के रूल के खिलाफ है पुनरावृत्ति करना, ये पुनरावृत्ति करता नहीं है, और हमारे सवाल में पुनरावृत्ति डिमांड कर रहा है कि पुनरावृत्ति करो। अब पुनरावृत्ति करो तो ये तो करता नहीं है, ये तो जो भी आपको नंबर देता है एनसीआर करके वो हमेशा बिना पुनरावृत्ति वाले उत्तर होते हैं, और सवाल हमें कह रहा है पुनरावृत्ति करो, तो इसका मतलब एनसीआर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एनसीआर की सीमाएं समाप्त हो गई है। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, गणित के एक प्रश्न में, हाँ अब 1 मिनट यहाँ और समझ लो, कहीं इतिहास हो गया, एनसीआर एकदम ही बंद हो गया, एकदम बंद को नहीं हो, एकदम बंद को नहीं है, को नहीं एकदम ही आप आके देना एनसीआर का हाथ ही कौन लगाऊंगा, यहाँ को नहीं एनसीआर का हाथ कौन लगाऊंगा, लेकिन एनसीआर से याद ये पुनरावृत्ति नहीं करता। फिर इसके साथ में अगर आपको पुनरावृत्ति कराना हो कुछ तो गुणा कर देना, कुछ गुणा कर देना, इस तरीके की चीजें आप करा सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि एनसीआर आपको हमेशा अलग अलग जोड़े बना के देता है, अलग अलग जोड़े बनाकर देता है, इसकी खास बात ये है। फिर आप उसमें से क्या कर सकते हैं, क्या सवाल आपको हाँ भर रहा है, वो सवाल के साथ आप आगे अटैच कर सकते हैं, वो आप आगे अटैच कर सकते हैं कि भाई मुझे क्रम बनाने हैं या मुझे पुनरावृत्ति करवानी है, वो फिर आप आगे उसमें और अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सवाल देखो जिससे बात समझ में आए। जैसे क्वेश्चन लो, एक गणित के एक प्रश्न पत्र में 3 खंड है, मतलब 3 सेक्शन बने हुए हैं। पहले सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, दूसरे में 5 क्वेश्चन है, तीसरे में 6 प्रश्न है। उसे प्रत्येक खंड में से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, कितने प्रकार से वो प्रश्नों का चयन कर सकते हैं? 3 खंड है, ए खंड, बी खंड, सी खंड, या फर्स्ट खंड, सेकंड खंड और थर्ड खंड। इसमें एक में 4 क्वेश्चन है, एक में 5 क्वेश्चन है, एक में 6 क्वेश्चन है। उसे 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं प्रत्येक खंड में से, मतलब पहले खंड में से 3, दूसरे खंड में से 3 और तीसरे खंड में से 3। तो बताओ वो कितने प्रकार से
पर्सनों का चुनाव कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन संभव है, यहाँ पे रिपीटेशन संभव है, ठीक है। 3 खंड है, पहले खंड से आपको 3 क्वेश्चन चुनने, कोई भी 3 चुन सकते हो, कोई भी 3 क्वेश्चन, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप चुन सकते हो, पहले खंड में जाएगा, है ना। जैसे ए सेक्शन मान लो, ए सेक्शन पे गया, 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन चुन लिए। अब यहां ये बात जरूर है कि ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सेक्शन ए है और सेक्शन ए का में 4 क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4, अगर किसी ने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया तो ये एक ही बात मानी जाएगी, पहला दूसरा क्वेश्चन करना या दूसरा पहला क्वेश्चन करना एक ही बात मानी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसने फर्स्ट 2 किया या 2 1 किया। मतलब दूसरा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया, पहला बाद में अटेम्प्ट कर लिया, या पहला अटेम्प्ट कर लिया, दूसरा बाद में अटेम्प्ट कर लिया, ये बात एक ही है, क्योंकि इसमें क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपने पहले 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर पहला अटेम्प्ट किया, इससे क्या फर्क पड़ता है, या पहले पहला किया फिर 15 किया, वो बात एक ही कहलाती है, क्योंकि इसमें क्रम का कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ कितने प्रकार से वो क्वेश्चनों को अटेंड कर सकता है। देखो पहले खंड में आपने 4 में से 3 चुन लिए, इनटू अभी चुनाव पूरा नहीं हुआ है, चुनाव पूरा हो जाता तो प्लस आ जाता, लेकिन चुनाव पूरा नहीं हुआ है, आपको दूसरा खंड भी, है ना। ऐसा तो नहीं होता जब पेपर आप दे के आते हैं, तो पेपर दे के आते हैं तो उसी पेपर में ए सेक्शन के भी, बी सेक्शन के भी, सी के तीनों के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी है कि ए का पेपर देने आप मंडे आ गए, बी का पेपर देने के लिए अगले दिन आ गए, सी खंड का पेपर देने तीसरे दिन आ गए। सवाल एक ही चल रहा है ना, पेपर एक ही चल रहा है। अब एक ही पेपर है तो गुणा होती है, एक के अंदर ही सब कुछ चल रहा है तो गुणा होती है, लेकिन एक पूरा हो गया फिर दूसरा शुरू हो रहा है तो प्लस का चिन्ह आता है ना। अलग होता है, डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर प्लस आता है। तो अभी एक ही पेपर चल रहा है, उसमें पहले एक खंड में गए, उसी पेपर के अंदर गए, उसमें एक खंड को कवर किया, इनटू फिर दूसरे खंड को कवर किया जिसमें 5 क्वेश्चन थे, वहां से 3 उठाए, फिर इनटू फिर तीसरे खंड में गए, वहां से 3 क्वेश्चन उठाए। अब इसे सॉल्व करोगे, 4C3 का हो गया 4, 5C3 को घटा के 5C2 कर लो, कम कर लो, 5C2 5 4, 5 इंटू 4 बटा 1 गुणा 2, इंटू 6C3 6 5 4 1 2 3, और आगे 800। बिल्कुल, ये हो गया 800। सही है, समझ में आ गया। ये एक ही पेपर था, उसके 3 खंड थे, 3 क्वेश्चन चूज करने थे उसमें से, तो पहले वाले सेक्शन में गया, वहां से 3 चूज कर लिए, दूसरे वाले में से गया, वहां से 3 चूज कर लिए, तीसरे वाले में से गया, वहां से 3 चूज कर लिए।
इस तरीके से इसने क्वेश्चन चूज कर लिया। ठीक है, आ गया। ठीक है, ऐड नहीं करना होता। थोड़ा ऐड वाले को समझो यार। ऐड वाले में एक ही चीज के अंदर जब पूरा सवाल चल रहा है ना, तो गुणा होता है। अभी देखो एक ही पेपर है, पेपर एक ही है, कोई ये नहीं कि अलग पेपर है, एक पेपर के अंदर ही ये सब कुछ है। तो पहले आप 4 में से 3 चुनोगे, फिर 5 में से 3 चुनोगे, फिर 6 में से 3 चुनोगे। ये तीनों चीजें एक में ही चुनाव चल रहा है। ये कोई अलग परिस्थिति नहीं है कि अलग स्वतंत्र परिस्थिति है जिसमें फिर आप दोबारा नया चुनाव कर रहे हैं, है ना। एक के अंदर ही चल रहा है। जैसे क्रिकेट के अंदर है, आपने तय किया कि टोटल जो मेरे 15 प्लेयर है, उस 15 प्लेयर में से इतने बॉलर है, इतने बैट्समैन है, इतने कीपर है। तो आपने तय किया कि मैं इतने बैट्समैन लूंगा, इतने कीपर एक होता है, एक कीपर लूंगा और इतने बॉलर लूंगा। तो ये एक ही चुनाव है, पूरा पूरा एक ही चुनाव है, क्योंकि एक टीम बना रहे हैं आप, एक टीम बना रहे हैं, तो एक ही चुनाव है, तो वो सारा एक साथ आएगा, मतलब वो सब गुणा होंगे, ये गुणा होंगे। हाँ, ये हो सकता है अगली बार आपने डिसाइड किया, पिछली बार आपने तय किया था मुझे 5 बॉलर लेने, अगली बार आपने डिसाइड किया कि मैं 6 बॉलर लूंगा। अब एक बार में दो काम नहीं हो सकते, या तो आप 5 बॉलर ले सकते हैं या आप 6 बॉलर ले सकते हैं। तो 5 बॉलर ले रहे थे, वो एक चुनाव था, वो पूरा हो गया, टीम बन गई। फिर आपने तय किया नहीं, अब मैं पैटर्न चेंज करूंगा, मैं 6 बॉलर लूंगा, 5 बैट्समैन लूंगा और 4 बैट्समैन लूंगा, एक कीपर लूंगा। ये दूसरा हो गया, तो ये नया चुनाव हो गया। एक चुनाव के भीतर भीतर ही जब चलते रहते हैं तो गुणा होता है। तो पूरा पेपर एक है, उसके 3 खंड थे, उसके अंदर ही चुनाव कर रहे हैं आप। पहले आपने एक खंड में से 3 चुने, फिर बी में से 3 चुने, फिर सी में से 3 चुने, ताकि पूरा पेपर बन जाए। तो पूरा पेपर बनने का तरीका हो गया। ठीक है ना, ये ऐसे हो रहा है, तो ये गुणा हो रहा है, ना कि जोड़ हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। हाँ, पेपर अलग अलग होते हैं, हाँ ये कह सकते हैं पेपर अलग अलग है, तो फिर आप प्लस कर सकते थे। तो फिर ये प्लस चलता कि भाई अब यहाँ पे 2 प्रकार से चुनाव करवाता है। यहाँ ये कहता कि एक बार 3-3 प्रश्नों का चुनाव करके पेपर कितने 3 या 3 से अधिक, अब ये कहता 3 या 3 से अधिक सेक्शन में क्वेश्चनों का चुनाव किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो पहले 3-3 क्वेश्चनों का चूज करने का तरीका बना देते, फिर इनसे 4-4 चूज करवाते, हर सेक्शन में से 4-4 चूज करवाते, एक बन जाता और वो जुड़ जाता। फिर 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते इनसे, हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते, फिर 6-6 अटेम्प्ट करवाते, जहां तक हो सकता है वो करवाते। तो फिर ये अलग होता, तो फिर वो जुड़ते चले जाते। ठीक है ना, चलो मिलते हैं। आ जाओ, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि अगली क्लास जो है वो 12 बजे, आधे घंटे का टाइम है। फिर मिलते हैं ज्योमेट्री पे।